श्री कृष्ण जी ने जो महाभारत का युद्ध जीता, जीत के श्रेय तो उन्हीं को ही है ना, बाकी तो सेनाएं लड़ी आपस में, तो उनकी खूबी यही थी, वो टीम के हर मेंबर को जानते थे, हर मेंबर की स्ट्रेंथ को जानते थे। उस महाभारत के युद्ध में केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जो पूरा मैच या पूरा युद्ध चेंज कर सकते थे, पूरे युद्ध को निर्णायक स्थिति में लेकर आ सकते थे। 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक थे श्री कृष्ण, दूसरे थे बलबली जो कि टीम के 4th थे। Together everyone achieves more. जोर से बोलो। Together everyone achieves more. तो आज का हमारा सब्जेक्ट है टीम वर्क। टीम वर्क की हम सभी को जरूरत होती है, हम सब सभी समझते हैं इसी बात को कि इंडिविजुअली हम अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ये हमारी खासियत है, पर एक ग्रुप में मिलकर काम करें ये कई बार चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। एक ग्रुप और एक टीम में भी कुछ फर्क होता है। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड टीम? व्हाट इज द डिफरेंस? कोई बता सकता है? Some people we should gather together, but team for a specialized purpose. This purpose के लिए तो ग्रुप और टीम में यही फर्क होता है। मैम सही आंसर दिया, कोई मैम लेता है आप। टीम की डेफिनेशन होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। 3 लाइनों में हम इस टीम को डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। जब एक समूह, कुछ लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको कहते हैं टीम वर्क। और जब उस टीम में कोऑपरेशन और एफिशिएंसी आ जाती है उसको कहते हैं टीम वर्क। टीम की कुछ डेफिनेशन है, यदि हम इस TEAM को एब्रिविएशन को पॉजिटिव वे में निकालें, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब सभी मिलकर काम करते हैं, सकारात्मक दिशा में काम करते हैं, एक ही गोल के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य को अचीव करने के लिए नहीं, कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और यदि हम मिलकर नहीं चल सकते, जब हम टीम में काम करते हैं तो बहुत सारे माइंड इकट्ठे काम करते हैं, माइंड इकट्ठे काम करते हैं तो ईगो क्लैश करती है, और जब ईगो क्लैश करती है तो क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अनॉयड मी। यानी कि जो व्यक्ति टीम में मिलकर अपनी विचारधारा को मिलाकर नहीं रह सकता, तो उसको ये समस्या आती है। तो मैं इस डेफिनेशन को आसानी से समझाने के लिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, आप स्टेज पे आओ, एक छोटा सा गेम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। करीबन स्टेज के हिसाब से 10 स्टूडेंट्स आप लोग आ जाएंगे, फास्ट करिएगा। 10 स्टूडेंट्स गेम स्टेज पे आओ, एक अच्छा गेम करेंगे। गेम खेलने के लिए तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। बचपन में आप सभी ने गेम खेला होगा। मैं कुछ चेहरों को यहाँ भी पहचान पा रहा हूँ जो लास्ट टाइम स्टेज पे आए थे। समर्थ, आप भी आ जाओ। मैं आप सभी को एक बैलून दे रहा हूँ, आप अपना अपना एक बैलून खुला दीजिए, एक अच्छा गेम करें। लाइट की वजह से नहीं ब्लैक चेयर आ रहा है यहाँ पे। देखो स्टेज जो है जेंडर बायस हो रहा है। अब लाइट नहीं आ रही है इस वजह से वो नहीं कर रहा, लेकिन हमें तो पूरा स्टेज पे नाम पे ध्यान दें। तो ये सबसे अच्छा इंटरव्यू लिया मुझे दिखती है। अपना अपना बैलून खुला लेते यहाँ नहीं करते। You will find an interesting example of teamwork. टीम कैसे काम करती है?
आप में से किसी ने गेम खेला है पहले? मैं अब आपको एक एक वेपन दे रहा हूँ। हाँ, गान मार लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक एक वेपन दे रहा हूँ। रेडी? आप में से किसी ने गेम खेला है पहले? गुड। तो इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं खेलना। रेडी सभी? एक मिनट। ठीक है, शरीर के बदल देखिए। आपके पास 30 या 40 सेकंड का टाइम है। जिसका गुब्बारा सेफ रहेगा वो इस टीम को जीतेगा। ये गिरना नहीं है, ध्यान से गिरना नहीं है। टाइम अप। हो गया? हो गया? कौन जीता? आप दोनों सामने आओ। तो ये जीते हैं, जीते इनके लिए तारीफ नहीं होगा। मैं इस गेम से कुछ सिखाना चाहता हूं। मैंने ये कहा था जिसका दोबारा साबुत बचेगा वो इस गेम का विनर होगा। आप लोगों ने टीम वर्क का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि सभी ने एक दूसरे में दोबारा काउंट की पूरी कोशिश की। सर कुछ मैंने टाइम अप कर दिया, नहीं तो मुझे लगता था कि रिस्क हो जाएगा, तो मैंने इसलिए टाइम अप किया। तो ये दोनों अपना दोबारा बचा के देखा। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते थे कि कोई भी ना फोड़ता? वेरी राइट समर्थ। समर्थ के लिए तालियां बजाओ। मैं समझता हूँ इस आपके बैच का सबसे होनहार स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। तो यदि सभी ये सोच लेते आप लोग कि हम किसी को दोबारा फोड़ेंगे नहीं तो सभी जीत जाते। ये टीम वर्क का बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम जिंदगी में एक दूसरे को पीछे खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है कि दूसरे को पीछे करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम दूसरे को खींच के ही आगे बढ़ सकते हैं। अपनी लकीर बड़ी करके हमें जिंदगी में सिखाई गई तो सीखी। यदि आप सभी ये सोच लेते कि भाई हम किसी का दोबारा नहीं फोड़ेंगे, मैंने कहा तो भी था फोड़ो, मैंने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि आपको एक दूसरे के दोबारा फोड़ो। मैंने आपका माइंड सेट दिया था वो एक पिन दे, आपके माइंड को प्री कंडीशन कर दिया था, ट्यून कर दिया था, लेकिन मैंने डायरेक्शन ऐसी कोई नहीं दी। सो टीम में टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर भी हो सकता है, टुगेदर एवरीवन अनॉयड भी हो सकता है। ये अनॉयड भी का एग्जांपल था कि भैया मैं जीतूंगा, टीम ही जीतेगी। राइट? अकेला सचिन यदि ये सोच रहे हैं कि मुझे ही सेंचुरी बनानी है हर मैच में, तो टीम ही जीतेगी, सचिन तो भले जीतेगा। ठीक है? तो आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। आपने आगे कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच। तो टीम वर्क का ये बेहतरीन एग्जांपल है। थैंक यू एवरीवन। देखो ये पार्टिसिपेशन जरूरी है। अभी थोड़ी देर में मैं आप
कि डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स को उठाना एक दूसरा गेम करने के लिए, जिसमें हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे। ओके, सभी सेट हो जाओ, बराबर सेट हो जाओ, राइट। सो टीम में जब भी हम काम करेंगे, बहुत सारे माइंड जब काम करेंगे तो ईगो क्लैश होती है। उस ईगो क्लैश से बचने के लिए ये हमारा टीम वर्क का पॉजिटिव एग्जांपल जरूरी था, जो आप इस गेम के माध्यम से जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्योंकि टीम का काम होता है टास्क को डिवाइड करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और गोल को अचीव करना कम समय में, सक्सेस के रेट को बढ़ाना, राइट। सक्सेस के रेट को यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, एक दूसरे के वैल्यूज को पंचर करना। टीम का काम है सक्सेस के रेट को बढ़ाना, ना कि कम करना। और जो मी होता है ना, मी एम ई, एम को यदि रिवर्स कर दें तो वी बनता है, तो वी बनता है तो हम टीम में काम कर पाते हैं, तो टीम में सक्सेस के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, टीम वर्क को सक्सेसफुल कैसे करें, राइट। सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स कि हमने सबसे पहले बैलेंस्ड रोल बनाने चाहिए बिटवीन द टीम। टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, भाई आप लोग प्रोजेक्ट भी करोगे अपना फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल नहीं होता उससे पहले होता है, हर सेमेस्टर होता है, वंडरफुल। हर सेमेस्टर में यदि आप एक प्रोजेक्ट लेते हो तो टीम बनती होगी, ये 5-6 स्टूडेंट्स हैं, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो उन 5-6 स्टूडेंट्स में अमूमन आप लोग इस सारे रोल को, इस सारे शेयर को रख कर देखो, क्या आप इसे करते हो? नहीं करते तो करो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके सक्सेस के रेट बढ़ेंगे। सबसे पहले बैलेंस्ड रोल होना चाहिए कि हर व्यक्ति 5 या 6 लोगों की जो आप प्रोजेक्ट की टीम बना रहे हो, कौन आदमी क्या करेगा, कौन आदमी प्रोजेक्ट वर्क की राइटिंग लिखेगा, कौन आदमी सैम्पलिंग इकट्ठी करेगा, कौन आदमी प्रोटोटाइप डेवलप करेगा, राइट, कौन आदमी रिसर्च पे काम करेगा। तो हर व्यक्ति का एक रोल डिफाइन होना चाहिए, तभी आप लोग टीम पे अच्छा काम कर सकते हैं। फिर क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके पास और रोल एग्रीड होने चाहिए। यदि एक आदमी को टास्क दे दिया कि वो ड्राफ्टिंग करेगा, राइटिंग करेगा आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, दूसरा आदमी रिसर्च पे काम कर रहा है, तीसरा आदमी कुछ डाटा कलेक्शन पे काम कर रहा है, तो वो रोल उसको एग्रीड होना चाहिए। आपने रोल तो दे दिया, नहीं तो ड्राफ्ट कर दे राइटिंग, और उसकी राइटिंग या इंग्लिश अच्छी नहीं है, राइट, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो, या उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ड्राफ्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो रोल बैलेंस्ड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिस आदमी की जो स्ट्रेंथ हो उसको वो रोल मिलना चाहिए। फिर आपस में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए। किसी के मन में टीम मेंबर में ये नहीं है कि उसको रिवार्ड ज्यादा मिल गया, या उसको अहमियत ज्यादा मिल गई, या उसका रोल बढ़िया हो गया। आप लोग मूवी देखते हो, सामने तो एक्टर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसके पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेबैक सिंगर, स्टोरी राइटर, बहुत कुछ होता है। आजकल मनोज मुंतशिर को किस किसने सुना? रेज द हैंड। मनोज मुंतशिर को सुना है किसने? बहुत कम लोगों ने सुना। उसने ट्रेंड ही पलट दिया इस इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री। लाइक एक बैकग्राउंड, फिल्म के बैकग्राउंड में कोई डायलॉग राइटर है या कोई सॉन्ग राइटर है, आज तक हम उसको जानते नहीं। उसने इंडस्ट्री का ट्रेंड बदला, जो पीछे पर्दे के रहते थे वो सामने आए और हम उसको जानते। नहीं सुना तो यूट्यूब पर सुनना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपस में हमारे बैलेंस्ड रोल हो, क्लियर रोल हो, एक्सेप्टेड रोल हो, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की भावना हो, सपोर्ट और ट्रस्ट हो बीच में। सबसे बड़ी बात, यदि टीम मेंबर्स में ट्रस्ट नहीं होगा तो टीम रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। टीम के रेगुलर इंटरव्यूज, रिव्यूज हो, पीरियडिक रिव्यूज, जो भी टास्क जिसके भी हैं, तो आप लोगों का एक टेस्ट होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली, राइट। वो टेस्ट इसलिए है, दैट इज पीरियडिक रिव्यू, ताकि फाइनल एग्जाम्स में जाके ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी सही नहीं है, ठीक है। तो पीरियडिक रिव्यू होने चाहिए, एप्रोप्रिएट लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप के लिए हम गीता को देख सकते हैं, हम रामायण को देख सकते हैं, राम और कृष्ण एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आगे
प्रेजेंटेशन की बात रखूंगा आगे। फिर हमारे पास साउंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास साउंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि टीम में काम कैसे करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, किस आदमी को कैसे काम करना है, क्या काम करना है ये डिफाइन कर दिया, कैसे काम करना है ये प्रोसीजर्स में डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद में कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे आपके पास, जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही गोल के लिए तो कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, उनका रेजोल्यूशन टीम लीडर का काम है कि किस तरीके से वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करे, कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करेंगे। जब आपस में दो लोगों के विचार टकराएं तो उसका सोल्यूशन कराएं। फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी टीम में जो भी आदमी काम कर रहा है उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका व्यक्तिगत अपना कुछ ना कुछ लर्निंग होनी चाहिए। आपकी पर्सनल जब तक लर्निंग नहीं होगी आपको काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपस में रिलेशंस अच्छे हों, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो ये कुछ 9 प्रिंसिपल्स हैं जो टीम वर्क में काम करने के लिए जरूरी होते हैं। और जब हम टीम को बनाते हैं तो देयर आर 5 स्टेजेस। सभी मुझे सुन रहे हैं ना, क्योंकि बोल में आवाज गूंजती जा रहा है जब आप लोग बात करते हो तो मेरे पास आ जाए। सो देयर आर 5 स्टेजेस। पहली स्टेज पर टीम की फॉर्मिंग, यानी टीम को बना रहे हैं। फिर टीम की स्टॉर्मिंग, यानी टीम में आइडियाज डेवलप होने। पहले एक टीम बना ली, आप लोग भी ऐसे करोगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। पहले पीपल आइडेंटिफाई हो गए, यानी टीम की फॉर्मिंग हो गई। फिर स्टॉर्मिंग यानी आइडिया जनरेशन, हर आदमी अपने अपने आइडिया दे रहा है, कोई सिली आइडियाज भी हो तो भी वेलकम है। आइडिया देने वाले को कभी आप डिमोटिवेट ना करें, हर आइडिया में कुछ ना कुछ बेहतरी छुपी है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, T20 की शुरुआत कैसे हुई थी, किसी को मालूम है? T20 की शुरुआत कैसे हुई थी? जो 2020 मैचेस खेलते थे, लंदन में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें विचार ये हो रहा था कि फुटबॉल में तो बहुत पैसा है लेकिन क्रिकेट में उतना पैसा नहीं है। बड़े सीनियर मोस्ट डेलीगेट्स 2 घंटे की मीटिंग के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हमें क्रिकेट में ज्यादा पैसा कैसे बनाना चाहिए। मीटिंग में इंटरवल हुआ तो जो जूनियर मोस्ट आदमी टीम में मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने के लिए वहां रखा हुआ था लीडर, उसने अपने बॉस से इंटरवल में बात की कि सर मेरे पास एक आइडिया है, और मैं आपको पर्सनली दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सीनियर लोग हैं, वहाँ मैं दूँ और मेरी बात एक्सेप्ट ना हो तो बता ना हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या आइडिया? उसने कहा कि सर मेरे पास आइडिया ये है कि आप मैच का ड्यूरेशन कम कर दो तो इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब ड्यूरेशन कम होंगे, बॉल्स कम होंगी तो हर बॉल पे ज्यादा रन बनाने की संभावनाएं बढ़ेगी। जब ज्यादा रन बनेंगे हर बॉल के ऊपर तो रोमांच बढ़ेगा, रोमांच बढ़ेगा तो एक्साइटमेंट आएगी तो पैसा भी ज्यादा, यानी व्यूअर्स ज्यादा। अब सीईओ कहता है कि हम पहले 5 डेज की सीरीज मैच होते थे, टेस्ट सीरीज मैच को 50-50 वनडे तक लेकर आया। अभी तुम कहते हो और कम कर दे तो शायद ये मैच का सुझाव बनेगा। पहली बार में आइडिया कोई एक्सेप्ट होता भी नहीं, ठीक। फिर 2 घंटे की मीटिंग चली, फिर कोई ऐसा कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं आया कि हम क्रिकेट में फुटबॉल के जैसा पैसा कैसा बनाए। तो फिर उस सीईओ ने अपने सबऑर्डिनेट की बात उस मीटिंग में रखी कि ऐसा करते हैं मैचेस की टाइमिंग कम करते हैं। वही बात दोबारा रखी गई, कम बॉल्स होंगी, ज्यादा रन बनाने के ऑप्शंस होंगे, एक्साइटमेंट ज्यादा होगी, व्यूअर्स ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा आएगा। तो समहाउ ग्रुप ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और वहां से वो 2020 मैचेस की शुरुआत हुई। तो मेरा कहने का मतलब आइडिया कहीं से भी आए, कैसा भी आए, आइडिया को एक्सेप्ट करना। थर्ड स्टेप आता है नॉर्मिंग, यानी कि अब आप उसको नॉर्मलाइज करो। जो भी आइडिया आपके पास आ गए उसके प्रोसीजर्स बताओ, उसको नॉर्मलाइज करो। फिर परफॉर्मिंग यानी उन आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करो और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करो एक्चुअली, यानी कि अपने जो भी आइडिया है इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये है टीम का काम। अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूँ। देयर आर 10 प्रिंसिपल्स जो टीम वर्क में आपके काम है। द फर्स्ट वन इज knowing your team,
हम टीम फॉर्म तो कर देते हैं, टीम में काम करना भी शुरू कर देते हैं, पर हम एक दूसरे को जानते हैं पर्सनली, एक दूसरे को जानते नहीं है। आप भी अपने पास एग्जांपल अपने मन में देख लेना, जो जो भी एक ग्रुप में काम कर रहे हो आप लोग, क्या पर्सनली जानते हो, उसकी हॉबीज जानते हो अपने साथी की, उसके परिवार के बारे में जानते हो? नहीं जानते। श्री कृष्ण जी ने जो महाभारत का युद्ध जीता, जीत के श्रेय तो उन्हीं को ही है ना, ताकि तो सेनाएं लड़ी आपस में, तो उनकी खूबी यही थी, वो टीम के हर मेंबर को जानते थे, हर मेंबर की स्ट्रेंथ को जानते थे, वीकनेस को जानते थे। ये सभी आपके पास एग्जांपल्स हैं। बर्बरीक का नाम सुना आपने किसी ने? कितनों ने सुना? कौन थे बर्बरीक? और दूसरी पहचान? हाँ जी, भीम का पोता, खाटू श्याम जी भी आंसर किया। सो बर्बर उस महाभारत के युद्ध में केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जो पूरा मैच या पूरा युद्ध चेंज कर सकते थे, पूरे युद्ध को निर्णायक स्थिति में लेकर आ सकते थे। 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक थे श्री कृष्ण, दूसरे थे बर्बरीक, जो कि भीम के पौत्र। लेकिन श्री कृष्ण जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि टीम के मेंबर्स को जानना, उनकी स्ट्रेंथ को जानना। उन्हें मालूम था यदि बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुए तो बर्बरीक घर से निकले थे अपनी माँ से कहकर कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहते हैं। मालूम है? जिन लोगों को नहीं मालूम, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बर्बरीक की माँ ने सिखाया कि बेटा, हारे हुए की मदद करना ही धर्म है। और उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा, तो उनका मान कहा युद्ध करने हैं। बोले किसकी तरफ से लड़ेगा? बोले हारे का सहारा बनूंगा, जो हारेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा, यही मेरा धर्म है। अब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक आ रहे हैं, और मुझे भी पता था कि ये अकेला व्यक्ति ऐसा है जो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास देवी के दिए हुए 3 अस्त्र ऐसे थे जिनसे वो एक ही बार में सारी सेना को घेर सकते थे। तो श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे बर्बरीक के रास्ते में, कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध करने जा रहे हो। किसकी तरफ से लड़ोगे? बोले हारे का सहारा। बोले सिर्फ 3 तीर लेकर इतने बड़े युद्ध को जीत लोगे? हाँ। कैसे? बोले 1 तीर से सबको भेज सकता हूँ, करके दिखाओ। तो 1 तीर चलवाया श्री कृष्ण ने उनका, और सारे एक पेड़ पे चलवाया और सारे पत्तों को उन्होंने चिन्हित कर दिया। दूसरा तीर चलाया, सारे पत्तों को भेजता हुआ श्री कृष्ण के पैर पे आके खड़ा हो। श्री कृष्ण ने पैर के नीचे पत्ता दबा के रखा, और सारे एक ही तीर पेड़ के सारे पत्तों को भेजता हुआ श्री कृष्ण के पैर पे आके खड़ा हुआ। श्री कृष्ण के मेरे पैर पे क्यों आ गया? तो महात्मा, आपके पैर के नीचे जो पत्ता है आप पैर हटा लीजिए, पैर दे दीजिए। तो ऐसे करते हुए उन्होंने उसके तीर वहाँ पे कंज्यूम करा दिए ताकि वो युद्ध में भाग ना ले सके। और जब बर्बरीक ने उनकी पहचान करी और अपना, फिर श्री कृष्ण ने उनका शीश मांगा और शीश काट के युद्ध में एक साक्षी के रूप में वहाँ पे देखा कि तुम बैठ के सारा युद्ध देख, इस तरीके से उसको युद्ध से अलग किया और खुद युद्ध में भाग लेने का नाम हमने लिया। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, नो यूर टीम मेंबर्स, कि किस व्यक्ति की क्या खूबी है, क्या उसमें कमी है, क्या रोल वो बेहतरीन निभा सकता है। ये जरूरी है टीम की सक्सेस के लिए, नो यूर मेंबर्स। दूसरा लेसन आता है, चूज द राइट मेंबर्स। चूज द राइट मेंबर्स। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से मदद मांगने गए। दुर्योधन ने क्या चुना? सेना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को। जीत हुई किसकी? क्योंकि राइट मेंबर चूज नहीं किया। राइट मेंबर चूज करना ये जरूरी नहीं है कि हम स्कॉलर स्टूडेंट्स के साथ ही को कोलैबोरेशन करें, राइट? मतलब इसको इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मत देना कि आप लोग जब अपना ग्रुप बना रहे हो कि जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं के साथ अपनी टीम बनाऊं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग क्या कहते हैं? आई लाइक लेजी पीपल बिकॉज दे फाउंड बेटर वे टू परफॉर्म द वर्क, easiest way to perform the work। उसको स्कॉलर्स नहीं चाहिए,
गूगल स्कॉलर्स नहीं ढूंढता, टाटा स्कॉलर्स नहीं ढूंढता। जब मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था होटल ताज के ऊपर, आप सबको स्टोरी मालूम है? तो ताज के एम्प्लॉइज ने किस तरीके से अपनी जान सैक्रिफाइस करके सभी गेस्ट को बचाया, ये स्टोरी मालूम है सबको? इस पर हार्वर्ड में स्टडी हुई कि कैसे ताज के कर्मचारी वहां से कोई नहीं भागा, भाग सकते थे, अटैक था, कोई पूछने वाला नहीं था कि आप अपनी ड्यूटी से क्यों भागे, सबको अपनी जान बचाने का टका दिखा दिया। लेकिन ताज के कोई भी एम्प्लॉय भागा नहीं वहां से, सब अपनी जान को रिस्क में डाल के जितने भी गेस्ट होटल में थे बचाने में लगे हुए थे। कुछ की शादी हुई थी, कुछ की होने वाली थी, किसी की कोई घर में मजबूरी, किसी की कई घर होता सबका, लेकिन सब ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की पूरी कोशिश करी दूसरों को बचाने के लिए। जब बाद में इसमें स्टडी हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी एम्प्लॉय भागा नहीं, तो ये पाया गया कि टाटा का जो हायरिंग प्रोसीजर है वो स्कॉलर स्टूडेंट्स को ढूंढने का नहीं, वो मेरिट वाले बच्चों को नहीं लेके आता। वो कैंपस के लिए जाते हैं तो पहले डाटा निकालते हैं, डिसिप्लिन किसका अच्छा, एटीट्यूड किसका अच्छा, नंबर्स बाद में देखते हैं, एटीट्यूड किस बच्चे का अच्छा, डिसिप्लिन किसका अच्छा है, फिर उसको अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से ट्यून करते हैं, बच्चों को डेवलप करते हैं। तो स्कॉलर स्टूडेंट्स का ग्रुप कोई जरूरी नहीं है, एटीट्यूड हमारा अच्छा। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जिसका वे ऑफ वर्किंग हो, वो टीम मेंबर में आपका सफल हो सकता है। तो चूज द राइट टीम मेंबर, जिन बच्चों की आपस में सिनर्जी अच्छी बनती हो, जिन बच्चों का माइंड एक जैसा चलता हो, जिन बच्चों की आपस में तालमेल सही होती हो। चूज द राइट मेंबर्स, राइट। थर्ड वन आता है कॉमन गोल। गोल सबका एक होना चाहिए। जब आप सही टीम मेंबर्स में एक ही गोल के लिए काम करते हो, राइट मेंबर्स के साथ में काम करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी कम लगती है, सक्सेस की रेट ज्यादा लगती है। आपने आकाश में परिंदों को उड़ते हुए देखा होगा, वी शेप में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे? फ्लाइंग एफिशिएंसी कम लगती है। जब आगे वाला अपने पंख फड़फड़ाता है, साइंस का ये नियम है कि वो हवा के दबाव को ऊपर उठाता है, राइट। तो उसके पीछे वाले को हवा का दबाव जब ऊपर की तरफ अपलिफ्ट मिलता है तो उसको कम अपने पंख इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अपना खर्चा कम करते हैं, अपनी एनर्जी कम लगा रहे हैं। तो पीछे वाले को जब 71% एनर्जी कम लगानी पड़ रही है और आगे वाले बच्चों को ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो टीम लीडर तो हमेशा ज्यादा ही काम कर रहा है। क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये राइट है? क्या ये फेयर है कि एक आदमी को तो आपने लगा दिया आगे, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं कम एफिशिएंसी को, उसकी मेहनत की वजह से। तो आपने अगर नोट किया, आकाश में पंछी उड़ते उड़ते अपनी पोजीशन को आगे पीछे करते रहते हैं, यानी कि जो टीम लीडर जो आगे चल रहा है हमेशा उसी को ही नहीं मेहनत करनी, वो पीछे आएगा, पीछे वाला फिर आगे आएगा। और जब अपने पंख फड़फड़ा के वो हवा के दबाव को ऊपर अपलिफ्ट कर रहा है पीछे वाले को मदद करने के लिए, तो पीछे वाले का टाइमिंग भी उसी में मैच करना पड़ता है उसको। समझ रहे बात को? पीछे वाले पक्षियों को अपना टाइमिंग उसी हिसाब से मैच करना पड़ता है कि जब उसको हवा का अपलिफ्ट मिल रहा हो। अगर वो टाइमिंग भी मैच नहीं होगा सबका, तो सभी अपने अपने हिसाब से पंख फड़फड़ाएंगे तो नहीं चलेगा, टीम वर्क नहीं होगा। सो टीम वर्क में आप सबकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है कि कौन आदमी किस समय क्या काम कर रहा है। जो रोल आपका डिफाइंड है, आपका रोल डिफाइंड है आगे रहना है, आगे के हिसाब से काम करोगे। आपका रोल है कि पीछे रहना है, तो पीछे के हिसाब से काम करोगे। आगे वाले के हिसाब के टाइमिंग को मैच करते हुए आपने अपना रोल अदा करना है, तब आपकी टीम वर्क में एफिशिएंसी बेहतर आएगी। तो एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं ताकि बीच बीच में आप बोर ना हो, टीम वर्क कैसे काम करता है।
ये एक एग्जाम्पल था आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी यानी रूटीन या ट्रेंड से हटके कुछ सोचा आपने, तो एक गेम करें ऐसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में। आज 5 लोग आए, 5 फास्ट। आप जरा क्लियर सेट करोगे कैमरा सही? इन बच्चों को भी सेट है। आपको एक टास्क देता हूँ, आपको वही रहना, ठीक है? ये बोतल आपको उठानी है बिना आपका कदम आगे बढ़ाए, बिना आपका मतलब अगर आप इस लाइन से पीछे हो तो इस लाइन से पीछे ही रहें, पैर आगे नहीं बढ़ाना, बॉडी का कोई पार्ट इस सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स टास्क क्लियर है? बॉडी का कोई भी पार्ट हमको इस सरफेस पे टच नहीं करना और ये बॉटल लिफ्ट करना। ये है टीम वर्क। तो दिस इज द राइट एग्जांपल कि इन्होंने एक दूसरे का हैंड पकड़ा और उस बंदे को यहाँ लीन किया ताकि वो बिना अपना बॉडी का पार्ट को टच करे उठा के दे। तो दिस इज द राइट एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच सर। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सो टीम में जब भी आपको रिजल्ट दे तो कुछ इस तरह की आपको डिफरेंट सोच रखनी पड़ेगी, है ना? रूटीन में ऐसा काम करोगे तो नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया, बड़ी जल्दी सोच लिया कि एक दूसरे को सपोर्ट देके कैसा हो सकता है। सो नेक्स्ट लेसन आता है टीम वर्क नीड्स कमिटमेंट। टीम वर्क नीड्स कमिटमेंट। जब हनुमान जी को 100 योजन पार करके लंका में जाना था, जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियां याद दिलाई कि आप जा सकते हो। तो हनुमान जी ने कहने को कह सकते थे कि 100 योजन जाना है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाना है भाई, आज तो मैं लीव पर हूँ, मैं नहीं जा सकता, या आज तो मेरे को थोड़ी तबीयत खराब है, सिर में दर्द है, मैं नहीं जा सकता। कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते थे। जब उनको संजीवनी बूटी लाने को कहा तब भी कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते थे, भाई कुछ सैंपल तो दिखाओ, लाना क्या है, तो गूगल मैप तो दे दो, जाना कहाँ है। टीम वर्क नीड्स कमिटमेंट। जो भी काम दिया है उसको अंजाम देना है, ठीक है? और जब कमिटमेंट होगी तो भले आपको संजीवनी बूटी की अगर नहीं भी पहचान है तो पूरा पर्वत उठा के ला सकते हो, राइट? फिर नेक्स्ट आता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन। टीम के बीच में हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें। जब तक इंफॉर्मेशन की शेयरिंग नहीं होगी तो टीम सही ढंग से काम नहीं कर सकती। टीम में इंफॉर्मेशन शेयर करें। फिर नेक्स्ट आता है टीम को एम्पावर करें डिसीजन लेने के लिए। यदि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, अब हनुमान जी को बोल तो दिया आप जाओ लंका में, पर उनको डायरेक्शन तो ऐसे देने की जरूरत नहीं पड़ी थी या दी भी नहीं थी कि
वहां जाके करना क्या है, लेकिन एम्पावर्ड थे डिसीजन लेने के लिए। सीता जी से मिल लिए, लंका का चक्कर लगा लिया, लंका को समझ लिया, अभी रावण को अपना विजिटिंग कार्ड भी देना है कि मुझे भेजा किसने। डिसीजन मेकिंग पावर, तो रिसोर्स भी उसी के, कपड़ा भी उसी का, तेल भी उसी का, और लगाई भी लंका उसी की। ये था राम का विजिटिंग कार्ड देना, भी ये तो मैं हूं, मेरे पीछे जो आ रहा है वो कौन है, राइट। सो जब भी टीम मेंबर आपका कोई भी डिसीजन लेता है तो एम्पावर्ड होना चाहिए। राइट रॉन्ग जो होगा बाद में देखेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। टीम लीडर का एक वीडियो के साथ है। राइट। सो टीम लीडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके टीम कैसे जीतती है, कॉमन गोल को अचीव करती है, जिसका तो बेस्ट एग्जांपल होता है। सेवेंथ प्रिंसिपल आता है ओपन कम्युनिकेशन। टीम में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए। इतना कम्युनिकेशन या इतना रोल जो है हमारा, या इतना आपस में व्यवहार जो है हमारा, हो कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सके। अक्सर हम एक दूसरे की बात को दबाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की बात को नीचे रखने का, अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन, ताकि आइडिया जनरेशन हो सके। जब तक आइडिया जनरेट नहीं होंगे तो आपका वो फनल क्रिएट नहीं होगी, वो आपका बास्केट क्रिएट नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अचीव कर पाओगे। सो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये एग्जाम्पल हम सबने बचपन में सुना है कि वो दो बकरियों को इकट्ठा एक रस्सी से बांध देते हैं, घास दो किनारों पर रख देते हैं, पुल के बीच में, पुल पे एक ही बकरी इधर से तो जा सकते थे, तो सुना है ना हमने। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट, दोनों एक तरफ पहले जाते हैं, घास खा लेते हैं, दूसरी तरफ दोनों जाते हैं, घास खा लेते हैं। तो इस तरीके से वो दोनों जीत जाती है। बचपन में हम सबने स्टोरी पढ़ी है। सो टीम के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। 9th लेसन आता है कि परफॉर्मेंस टीम की जो है मेजर होती रहनी चाहिए पीरियडिक लेवल पे। जैसे मैंने आपको बताया, आपके टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट है, पीरियडिक रिव्यूज हैं, ये सब टीम की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करेंगे। अदरवाइज जब आपका टारगेट अचीव होने वाला होगा तब तैयारी नहीं होगी, तो आपकी टीम कोलैप्स हो जाएगी या आपके टारगेट फेल होंगे। सो टीम के परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होनी जरूरी है। फिर शेयरिंग द आउटकम्स टुगेदर, यानी टीम के यदि आपके सक्सेस हो आप उसको इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट करें, टीम के यदि फेलियर्स भी हो तो आप इकट्ठे मिलकर आगे का रोड मैप तैयार करें। जो भी आपकी टीम के आउटकम्स हैं उसको अच्छे से शेयर करें, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन। 3 शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी जिंदगी में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पहला है सॉरी, दूसरा है थैंक यू, तीसरा है कैन यू हेल्प मी। यदि ये 3 शब्द आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है।
आपके रिलेशंस बड़े अच्छे हो जाएंगे, आपके काम का लोड काफी कम हो जाएगा। कुछ भी गलती तो सॉरी कहने में कोई हर्जा नहीं, किसी ने अच्छा किया तो थैंक यू कहने में हर्जा नहीं होना चाहिए। किसी से काम करवाना है तो कहनी है, कह देंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो एक इस अपनी जितने भी हमने लर्निंग ली, जितना भी हमने सुना, उसको रिकैप करते हैं। जब आप मी को रिवर्स करके वी कर देते हो तो आपका टीम वर्क अच्छा हो जाता है, टीम के सक्सेस रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। सो टीम में टुगेदर एवरीवन एनॉयड मी की जगह क्या करना चाहिए? जोर से बोलो और जोर से बोलो। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, जोर से बोलो। Thank you very much. So पिछला सेशन हमारा कैंपस टू कॉर्पोरेट का किसने अटेंड किया था? बहुत कम लोग, यानी ज़्यादा स्टूडेंट्स नए हैं, सो इट इज गुड। सो नवीन नोट्स यूट्यूब चैनल पर हमारा कैंपस टू कॉर्पोरेट का पिछला सेशन अवेलेबल है, उसमें से कुछ लोगों के यहाँ पर हमने इंटरव्यूज भी लिए थे। Thank you very much, sir, for taking time from your busy schedule again and playing a part in our journeys to success. And I would also like to thank all of you and our faculty members as well to pick out time from your schedules and come and you all came here and made this again a huge success. Big round of applause for